जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग सी टेट जनवरी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं उन सबको हम लोग हल कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग रिवीजन मैराथन के अंतर्गत जुलाई 2019 में जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसके सीडीपी के क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका इस जो रिवीजन मैराथन की जो रैपिड फायर मैराथन होने वाला है उसमें स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल में हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्कूलिंग एजुकेशन, उससे जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको जो वीडियोस के लिंक है वहाँ पे वो प्रोवाइड किए जाएंगे और सर पीडीएफ से और जो स्टडी मटेरियल्स हैं जो आपके स्टडी को हेल्पफुल साबित होगा वो सारे वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग। आज का पहला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ठीक है, हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसका आप लोग जो आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से है, ठीक है, इसकी अवस्था को पहचानना है। यहाँ पे वर्णन दिया गया है दोस्तों, अंतःकरण की ईश्वरचनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। किसके लिए? संपूर्ण मानवता के लिए, ठीक है, वैध होता है। ऑप्शन में है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन 2 में है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन 3 में है सामाजिक क्रम अव्यवस्था अभिविन्यास और ऑप्शन नंबर 4 में है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग की बात करें दोस्तों, कोहलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके जो जन्म की बात करें तो यह 25 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। 25 अक्टूबर 1927 में, कितना, 1927 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी वो बात करें तो 19 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। ठीक है, 1987 में इसकी मृत्यु हुई थी। 25 अक्टूबर जो 1927 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा था। कितना? 3 लेवल थे इसके, ठीक, 3 अवस्थाएं थी, ठीक, और 6 चरण थे। कितने? 6 चरण थे। 3 अवस्था और 6 चरणों में इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को विभाजित किया था। तो इसी के अंतर्गत जो है यह कथन जो है जो कानून और समाज के समझौतों के ध्यान के दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो, तो ऐसे कार्य जो है किस में आते हैं आपके? तो जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो जो इसके सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांत के अभिविन्यास जो है इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं वो कार्य आते हैं, वो विचार आते हैं जो सामाजिक समझौतों को ध्यान दिए बिना, जो सामाजिक बंधन है, कानून के जो बंधन है उसके ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करते हो। ठीक है, संपूर्ण मानवता के लिए जो वैध हो, ठीक, उस वो सारे आते हैं। ठीक, तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था की एज कितना होती है, एज कितना होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में बता रहा है कि सजीवात्मक चिंतन इसमें विकसित हो जाता है, सुरक्षित रखने की योग्यता होती है, परिकल्पित निगनात्मक तर्क होता है, या फिर द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं होती है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था दोस्तों किस कब होती है? तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं दोस्तों? तो जो सुरक्षित रखने की योग्यता होती है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सुरक्षित रखने की योग्यता आपका इसमें विकसित होता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात करें तो ये आपका अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। ठीक है, जो जीन पियाजे का जो चौथा सिद्धांत का जो चौथा स्तर है उसके अंतर्गत ये आता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ठीक, तो जीन पियाजे की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म जो है यह कहाँ के थे? तो ये जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के थे। इनके जन्म की बात करें तो 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1896 में हुई थी, 1896 में था। ठीक है, और मृत्यु इनकी बात करें तो इनको 16 सितंबर 1980 में, ठीक, 16 सितंबर 1980, 16 सितंबर 1980 है। ठीक है, इन्होंने इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यह कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे।
अब बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब बात करें जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जो है वो संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो कौशलों का अर्जन, दूसरा है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तीसरा है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया और चौथा है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो जो संरचनावादी अधिगम है वो इसमें हम देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे, इनके बारे में बताया मैंने, ये स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। वाइगोत्स्की कहाँ के थे? तो ये आपके यूएसएसआर के थे, सोवियत रूस के थे, ठीक है। तो इनके इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, संरचनावादी अंतर्गत अधिगम के अंतर्गत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किस के लिए प्रभावी रणनीति होगी? अब कक्षा में अगर बच्चों को बोला जाए कि आप ऐसी कहानियों को छांटना है, ऐसी कहानियाँ जो समाचार पत्रों में ऐसी कहानियों और कथनों और लेखों को छाट कर कटिंग करके एक बोर्ड बनाना है जिसमें महिला और पुरुष जो है उसको गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करता हूँ। किसमें? गैर परंपरागत किस में आ जाएगा दोस्तों? परंपरागत पहले जान लेते हैं परंपरागत क्या होता है। तो जो लोगों का विचार, सामाजिक विचारधारा जो है कि महिलाएं घर के काम करती है और पुरुष बाहर कमाने के लिए जाएंगे, तो ये जो भूमिका उनका जो पहले से बना हुआ है, तो इससे उल्टा कि महिलाओं को अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिली हो, उन्होंने वहाँ पे अच्छा कार्य किया हो, ऐसी भूमिकाओं, और पुरुष भी घर के कार्य में सहयोग देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है उनकी भूमिकाओं की जो है गैर परंपरागत भूमिका, उसका कटिंग करना है। तो इसके लिए किसके लिए प्रभावी रणनीति होगी? तो यह किसको बढ़ावा देगा? लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देगा, या फिर लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिका को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर जेंडर रूढ़ियों को समान करने के लिए, या फिर काउंटर करने के लिए? क्या हो जाएगा? काउंटर करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का समान करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? क्या अदा करता है? किसमें? सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो ए में है मीडिया, बी में है विद्यालय, सी में है परिवार और चौथा में है पास पड़ोस। तो बच्चे के सामाजिक आपको ऑप्शन क्वेश्चन आप लोग बताएंगे दोस्तों। बच्चे के जो प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से बच्चे के प्रथम सामाजिक या प्राथमिक सामाजिक एजेंसी जो है, ठीक है, प्राथमिक एजेंसी कौन सी सामाजिकरण की बच्चे की। अब इसमें से जो दोस्तों हम लोग देखते हैं जो बच्चों का सामाजिकरण है वह मीडिया के द्वारा भी होता है। बच्चे अब आजकल बच्चे गेम खेल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं हम लोग, आजकल सोशल मीडिया अकाउंट बन चुका है, तो मीडिया जो है उससे आपको बच्चे का सामाजिकरण होता है, ठीक है। अब बात करें विद्यालय, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग समाज के बच्चे वहाँ पे आते हैं, तो उनके साथ घुलने मिलने, उसके साथ खेलने से उनका सामाजिकरण होता है, ठीक है। परिवार, परिवार में आपके जो परिवार के मेंबर है उससे उनका सामाजिकरण होता है, और पास पड़ोस से, ठीक है। तो इसके क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन सारे ऑप्शन से इसके क्या सही है, ठीक है। सारे ऑप्शन इसके मीडिया से भी सामाजिकरण होता है, विद्यालय से भी होता है, पास पड़ोस से भी होता है और परिवार से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी डी तीनों चारों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हार्वर्ड गार्डनर क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? जो हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इनके अनुसार जो है निम्नलिखित विशेषताओं की जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वह एक अलग मतलब उसकी जो बुद्धि है वह इस प्रकार की यहाँ दिया है कि वह दूसरों की जो मनोदशा है, ठीक है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगा सकता है, ठीक है,
कि दूसरे की मनोदशा किस प्रकार की है, वो किस प्रकार के सोच रहा है, उसका स्वभाव किस प्रकार है, चिड़चिड़ापन है या फिर अच्छा है, या किस प्रकार का प्रेरणा है, अभिप्राय है, उसको अच्छे से वो पता लगा सकता है। तो यह उसकी कैसी बुद्धि है, तो ये क्या यह प्रकृतिवादी है, यह अंतराव्यक्तित्व है, या अंतःव्यक्तित्व है, या फिर नैदानिक है। तो इसका 6 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो क्वेश्चन इसका क्या होगा, तो यह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, अंतः व्यक्तित्व, इसको बोलेंगे इंटरपर्सनल। ठीक है, अगर खुद की मनोदशा और खुद के स्वभाव के अगर अच्छे से पता लगता है तो उसको क्या होगा बोलेंगे, उसको अंतरा व्यक्तित्व बोलेंगे। ठीक है, ये इंटरपर्सनल इंग्लिश में। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व। ठीक, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 7 की बात करें, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए, जो बच्चा है उसका मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कौन सा कारण होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन उसमें से क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है बच्चों के गैर उपलब्धि और निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले रूप में अलग अलग करना एवं नाम देना। ऑप्शन बी में है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ऑप्शन 3 में है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और ऑप्शन डी में है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो बच्चों के जो मूल्यांकन है दोस्तों, हम लोग को मूल्यांकन कौन से कारण होने चाहिए, मूल्यांकन हम कर रहे हैं तो उसका क्या क्या कारण होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर में है ए बी सी डी, बी में है ए बी सी में हो ए बी सी डी और डी में है बी सी। तो जो दोस्तों हम लोग देखते हैं बच्चों को क्या यहाँ पे बोल रहा है अब ए में कि अलग अलग रूप में करना, ये में बोल रहा है क्या बांटना, किस में बांटना, जो निम्न उपलब्धि मतलब कमजोर बच्चे, मध्यम बच्चे और औसत बच्चे जो है उच्च बच्चे, उसको अलग अलग करना और अलग अलग नाम देना। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए कहाँ पे दोस्तों, एक में है और दो में है, तो आपका दोनों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा बी और सी, 3 और चौथा नंबर का। ठीक है, उसमें देखते हैं ये तीनों क्या है दोस्तों, बच्चों को में कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो बी भी आपका सही है और सी भी सही है और डी भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है, तो बोल रहा है पाठ्य पुस्तक से केंद्रित अधिगम। दूसरा में है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तीसरा में है मानक निर्देशन या मूल्यांकन। और चौथा है बाह्य अभिप्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो दोस्तों, अभी हम लोग शिक्षा क्या है बच्चों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक, मानक स्टैंडर्ड जो है मानक निर्देशन या मूल्यांकन स्टैंडर्ड मूल्यांकन नहीं होता है। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए बच्चों में दोस्तों, इंटरनल मोटिवेशन जागृत करना चाहिए बच्चों में ताकि वो कर सके कुछ का। ठीक है, तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए कि वह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, विकास में व्यक्ति की भिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, विकास में व्यक्ति की भिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। 3 में है शरीर एवं दिमाग में परिपक्वन पर विचार करना। और डी में है वंशागत विशेषताओं के साथ पर्यावरणीय कारकों और पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। तो विकास के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक में बोल रहा है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत करती है। वंशागत में दोस्तों वंशागत के साथ साथ हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय कारक भी इसका क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा दोस्तों, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक का विकास का सिद्धांत नहीं है।
विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा है दोस्तों कि कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। तो पहला में दिया है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ठीक है। 2 में दिया है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी ठीक है। 3 में दिया है विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, और चौथा में है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं विकास जो है, जो गति है, क्या बोलते हैं, व्यक्ति जो है अलग अलग गति से विकास होता है, ठीक है। कि कोई जल्दी से ग्रोथ करता है, कोई धीरे धीरे ग्रोथ करता है, पर मतलब ग्रोथ तो होना है, ठीक है। दूसरा है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। हाँ दोस्तों, विकास तो क्रमिक रूप से होता है। जैसे हम लोग ये नहीं तो नहीं देखते कि शिशुअवस्था के तुरंत बाद वृद्धावस्था आ जाता है, या फिर शिशुअवस्था के बाद डायरेक्ट आपको क्या बोलते हैं बाल्यावस्था आ जाए, क्या बोलते हैं किशोरावस्था आ जाए, ठीक है। किशोरावस्था फिर से डायरेक्ट शिशुअवस्था आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो विकास एक क्रम से होता है, ठीक है। शिशुअवस्था से फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ठीक है। तो इस तरह से क्रम के द्वारा होता है विकास। विकास के समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है दोस्तों। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, और विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समान समय निर्धारित नहीं होती दोस्तों। कोई आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार से गति करेगा, या इसकी प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर जो है आपका विकास के सिद्धांत नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों? शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो यह किसको दर्शा रहा है? ए में दिया है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं जो है काफ़ी अधिक होती है। 2 में दिया है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, मतलब अटेंशन की आवश्यकता होती है। और 3 में दिया है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। और 4 में दिया है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है शिक्षकों को जो है शिक्षक का लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे ज़्यादा अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, वो आपको जेंडर जो है पक्षपात जो है या लिंग पक्षपात का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक, ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ए में दिया है आम केंद्रित बच्चों की, 2 में है क्षतिग्रस्त बच्चों की, 3 में है सृजनात्मक बच्चों की, और 4 में है अधिगम अशक्त वाले बच्चों की। तो एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधान के साथ करने की योग्यता जो है निम्नलिखित में किसकी प्राथमिक विशेषता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, तो दृश्य रूप से बाधित जो विद्यार्थी हैं, जो मतलब दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी देख नहीं सकते सही से, तो विद्यार्थियों के साथ कक्षा में कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार का अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? पहला में दिया है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। 2 में दिया है कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। 3 में दिया है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। और 4 में दिया है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका जो अगर कोई बच्चा दृष्टि रूप से बाधित है दोस्तों, तो हम लोग उसको पढ़ाने के लिए किन किन क्या बोलते हैं सामग्री को यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे कैसे हमको उसको पढ़ा सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्पष्ट रूप से बोलेंगे, वो तो सुन सकता है ना, तो स्पष्ट रूप से बोलेंगे। छू कर महसूस करने वाले सामग्रियों जो अधिक से ज़्यादा मात्रा में जो उसको छू कर उसको पता चल सके कि यह क्या चीज़ है, तो छू कर महसूस करने वाली सामग्री को अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोस्तों दो देख नहीं सकता तो दृश्य प्रस्तुति को क्या करें, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देख नहीं सकता तो लिखित सामग्री को कैसे पढ़ सकेगा, ठीक है। तो इसमें क्या ये 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो है आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें,
सहयोगात्मक अधिगम में हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। जो सहयोगात्मक अधिगम जो है उसको किस प्रकार से हम लोग कक्षा में समावेशी कक्षा में यूज कर सकते हैं। तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, फिर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसको सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका हम लोग सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, हमें यूज इसको जो है लगातार करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। हतोत्साहित एक नेगेटिव टेक वर्ड है दोस्तों, कभी कभी प्रयोग करना, कभी कभी नहीं सर दोस्तों, इसको सक्रिय रूप से हमेशा यूज करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम जो है वह बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा अहम फैक्ट रोल निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी कक्षा में क्या बोल रहा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, तीसरा प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, या विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है। विशिष्ट शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड IEP। ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा योजना जो है इसका सही हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा योजना शिक्षार्थी केंद्रित क्या बोलते हैं अधिगम पर आधारित है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषता के मिलन युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सही बोल रहा है। ठीक है। यहाँ पे दिया एक तरह से जो अधिगम करता है उसकी पहचान दी गई, उसके बारे में लिखा गया, और उसकी विशेषता के बारे में दूसरे शब्द में लिखा गया। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है। तो जो श्रव्य जो सुन नहीं सकता, क्षतिग्रस्त अधिगम करता है, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। दूसरा में बोल रहा है पठन अभिक्षमता अधिकर्ता, धारा प्रवाह लिखने में जो क्षमता अधिगम करता जो है, धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी होता है। या फिर 3 में दिया है सृजनात्मक अधिगम करता जो है अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। ठीक है। जो अति सक्रिय जो किसी कार्य को पूरा करने में क्या है वह धीमा है। और ऑप्शन नंबर जो 4 है अवधानात्मक कमी जो है जिसका वह अधिगम करता है उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रखने में बनाए रख सकता है। तो इसमें बात करें तो श्रव्य दृश्य जो है वह जो सुन सकता है दोस्तों, क्षतिग्रस्त कान उसका खराब है। ठीक है। श्रव्य क्षतिग्रस्त है। ठीक है। कान उसका खराब है तो वो जो दृश्य सामग्री है क्या उसको समझ नहीं सकेगा, समझ सकेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, जिसकी अवधारणात्मक कमी है, मतलब अटेंशन की कमी है, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो क्या उच्च अभिप्रेरणा होगा उसका, लंबे समय तक अवधान बनाए रखेगा, अटेंशन बनाए रखेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो है दोस्तों सृजनात्मक अधिगम करता है। ठीक है। सृजनात्मक अधिगम करता जो है वह जो सृजनात्मक मतलब जो क्रिएटिविटी स्टूडेंट है, ठीक है, वह अति शीघ्र तो होगा। ठीक है। कार्य को पूरा करने में धीमा होगा, ये भी एक आपका क्या है गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पठन अभिक्षमता अधिगम करता है, जो जो लिख पढ़ नहीं सकता, ठीक है, उस अक्षम है, अक्षमता है मतलब पठन अक्षमता है मतलब पढ़ नहीं सकता या फिर लिख नहीं सकता, तो धारा प्रवाह पढ़ने लिखने में इसको क्या होगा कमी होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। ठीक है। कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण में रूप में परिणित नहीं होता है। पहले में दिया है पहले से विद्यमान ज्ञान को क्या करना है, नए ज्ञान को से जोड़ना। ठीक। दूसरे में दिया है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। 3 में दिया है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। और 4 में दिया है एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो निम्नलिखित में जो सार्थक अधिगम के सार्थक सरलीकरण में परिणित नहीं पूछ रहा। ठीक है। परिणित नहीं है, तो जो दोहराने एवं स्मरण करने जो वह आपका सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होगा। बाकी सारे होगा दोस्तों नवीन, जो नवीन ज्ञान को है पहले से विद्यमान ज्ञान के साथ जोड़ना, ये भी आपका सही है। उदाहरण का प्रयोग करना, ठीक है, समस्या को अनेक तरह से विचार करना, ये सारे आपके सही है। लेकिन जो दोहराना और समस्या स्मरण जो है याद करने वाला, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। किसके साथ अनुकूलन, संरचनात्मक परिवेश के साथ पूछ रहा अनुकूलन
नहीं हो सकता। पहला में है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने तथा लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 में है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभव प्राप्त करता है तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। और ऑप्शन 4 में है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो यही है दोस्तों, प्रक्रिया पे हमको ध्यान देना, प्रदर्शन पे नहीं। ठीक है, बच्चों क्या सीख रहा है उस पर ध्यान देना, उसका रिजल्ट किस प्रकार का हुआ उस पर नहीं, उसका किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता। ये बशर्ते कि उन्होंने क्या सीखा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 4 क्या हो जाएगा, यह अनुकूलन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि डैश के। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थी को जो है अधिगम लक्ष्य जो है या फिर प्रदर्शन लक्ष्य, विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि डैश, अधिगम लक्ष्य या प्रदर्शन लक्ष्य। प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, दो चीज़ यहाँ पे दो डैश दोनों में कुछ न कुछ भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में 3 में है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य या फिर अंक लाने के लिए लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 4 में है अंक लाने के लिए लक्ष्य या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो जो बच्चों को किस पे हमको फोकस करना है दोस्तों, वह अधिगम पे फोकस करना, ना कि प्रदर्शन पे। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन के लक्ष्य के। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। प्रभावी अधिगम किसका, प्रभावी अधिगम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए में है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बी में है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, सी में है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, और डी में है हम उम्र साथियों को समझाना, और ई में है स्वयं से प्रश्न करना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सही होगा, तो देखते हैं दोस्तों। हम लोगों को जो प्रभावी अधिगम रणनीति है, ठीक है, उसमें देखते हैं लक्ष्य अपना एक फोकस लक्ष्य बनाते हैं। ठीक है, और उसको समय सारणी किस प्रकार से हमको पढ़ना है, किसकी तैयारी करना है, उसका एक समय सारणी निर्धारित करते हैं। ये सही है आपका। बी में संगठनात्मक चार्टों और अवधारणात्मक नक्शे बनाते हैं, ये भी आपका सही है। उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचना, ये भी सही है। और हम उम्र साथियों को समझना, उसके थिंकिंग को समझना, उसके थिंकिंग प्रोसेस को जानना। ठीक है, और समय से प्रश्न करना, अपने आत्म ये हम क्या देता होता है ना दोस्तों, खुद से प्रश्न करना कि क्या सही है क्या गलत हो सकता है। तो ये आपका क्या है, पांचों जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 21 में, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। दूसरा में मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ऑप्शन नंबर 3 में है गृह कार्य करने में अपनी अवधारणा जो अपनी धारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 में है अपने गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है दोस्तों, बच्चे को पढ़ने के लिए बाह्य बाह्य क्या बोलते हैं, बाहरी कुछ लालच देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंक दे रहे टीचर, जो कुछ कार्य करें तो उसके लिए अंक दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, गुड लिखते हैं, हम लोग देखते हैं कॉपी में गुड लिखते हैं ताकि वो फिर से करके आए। ठीक है, उसके बाद फिर उसको क्या बोलते हैं, कक्षा में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अन्य चीज़ें जो है बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से इच्छा करे हमको पढ़ने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, जो भी अंदर से इच्छा करे उसको हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा है, ठीक है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए,
केवल गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, केवल उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन। तो 22 का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। जो निम्नलिखित रणनीतियां हैं दोस्तों, उसमें से कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, या एकरूपता के मानकीकृत परीक्षण। बच्चों में अर्थ निर्माण के लिए देखते हैं दोस्तों, तो दंड या फिर साधनों का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत है। एक रूप में मानकीकृत परीक्षण, ये भी आपका गलत है। तो इसमें राइट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक है, खोज और अन्वेषण आपका जो रिसर्च से रिलेटेड है, खोज जो है, फिर परिचर्चा आपका जो होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 24 क्वेश्चन की, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं जो है वह डैश है। ठीक है, तो एक में दिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अनदेखी करनी चाहिए, या फिर सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्क की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। तो बच्चों की जो गलती है एवं धारणाएं हैं वह क्या है दोस्तों, तो यह आपका एक क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बच्चों को गलत भ्रांति है तो उसको सुधार करना है। ठीक है, अनदेखी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा, अनदेखी करना नहीं करनी चाहिए, रुकावट के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसके क्या बोलते हैं, वो पूर्ण ज्ञान है तो उसको उनको यह करना है, उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, एकोमोडेशन उसको सुधार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन एक हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, संरचनात्मक संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखते हैं, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो ए में दिया है लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग के वयस्क की तुलना में कम है। दूसरा में है कोरी पटियां या खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। यह एक निष्क्रिय प्राणी, जिसे अनुबंधन के द्वारा भी किसी भी रूप आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है। यह एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो बच्चा जो है दोस्तों, सनात बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक का है, क्या बोला है उनको, नन्हा वैज्ञानिक बोला है। ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक बच्चा है। ठीक है, खोजी बच्चा है, वह एक समस्या समाधान करने वाला बच्चा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 4 नंबर। 26 है दोस्तों, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम जो है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए। एक मुख्य दर्शक के रूप में, या मुख्य दर्शक होना, जो बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। दूसरा में है कक्षा को छोड़ देना, बच्चों को स्वयं करने के लिए दे देना। या फिर तीसरा में सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। और चौथा में है उस समूह का सहयोग करना जिनमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो हमको जरूरत है दोस्तों, जो निम्न बच्चे होते हैं उसका मदद करना है ना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को कक्षा छोड़ देना चाहिए, कक्षा तो नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मुख्य दर्शक होना नहीं नहीं, तो क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि सहयोगात्मक होना। जिस समूह को जरूरत होगी उसकी हम हेल्प करेंगे और अपना क्या क्या करना है, निगरानी करना है। ठीक है, और जिसकी जरूरत होगी उसको हम लोग हेल्प करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंधों में सही तरीके से सूचित करता है। तो ए में है विकास अधिगम संबंधित नहीं है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होती है, अधिगम की दर विकास की दर से काफी मंद होती है, या फिर विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। विकास और अधिगम जो है दोस्तों अंतर संबंधित होती है और अंतर निर्भर होते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं दोनों, अधिगम और विकास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का बात करें, तो जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना
जो बच्चे है उसके अंदर दिमाग में एक संरचना बनी हुई है, ठीक है। अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? जो बच्चों के मन में जो संरचना बनी है उसको क्या बोला जाता है? या फिर मानव के जो मनोविज्ञान के अंदर संरचना बनी है उसको क्या कहते हैं? मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान या फिर मानसिक मैप। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू, ऑप्शन नंबर स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीमा। पियाजे के अनुसार जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर टू इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन से संरचना उपरोक्त कथन को प्रदर्शित करती है? ए में दिया है समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, दूसरा में साम्य धारण, तीसरा में संरक्षण और चौथा में बुद्धि। तो जो कोई बच्ची है दोस्तों, वह खुद से दोस्तों वो इतना दूर ये इतना तक वह अपना हल कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसको अगर कोई हेल्प मिल जाए या फिर थोड़ा उसका कोई समझा दे तो वह यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। इस विकास के क्षेत्र तक पहुँच सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीप विकास के क्षेत्र। इस जो उनको क्या बोलते हैं? जेडपीडी, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ये किसका है? तो ये किन्होंने बताया था? तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार था, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को प्रमुख रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? या क्या बोल रहा है दोस्तों? जो आधारभूत मानसिक क्षमता है उसको प्रमुख रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? पुरस्कार और दंड देकर के, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार देकर के या फिर उसको दंड देकर के, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया द्वारा या उद्दीपन और अमौखिक संबंध द्वारा या फिर अनुकूलन एवं संगठन द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बच्चों के जो है आधारभूत मानसिक क्षमता है को मुख्य रूप से जो है सामाजिक पहलू जो है सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो है के द्वारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो इन्होंने सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये कहाँ के थे? तो लेव वाइगोत्स्की यूएसएसआर के थे, ठीक। इनकी जन्म की बात करें तो 11 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1943 में। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा सही, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 2019 की जो है जो जुलाई 2019 के जो प्रश्न हैं उनके 30 प्रश्नों को देखा, ठीक है। जुलाई 2019 के जो प्रश्न सीडीपी के प्रश्न थे उनका हमने उसका आंसर को देखा, हल खुद देखा और खुद से जो प्रश्न हो सकते हैं उनको हल किया। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे, ठीक है। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।